एवरीवन वेलकम टू द क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 3। इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमने क्या क्या किया था वो आप इस वीडियो के आई बटन के ऊपर जाइए और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के ऊपर एक आई लगा होगा, आई सा एक अल्फ़ाबेट है, उस पर आप टिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड पहले के जो 2 लेक्चर हैं। तो हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम प्लांट के बेसिक्स कर रहे थे, मोनोकोट और डाइकोट के, ठीक है। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे और वो हम क्यों कर रहे थे? ताकि हम आगे परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ पाएँ, क्योंकि परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ने के लिए हमें वो क्लियर होनी चाहिए प्लांट के बेसिक्स। तो थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं प्लांट के बेसिक्स को। तो प्लांट बेसिक्स में हम मोनोकोट और डाइकोट कर रहे थे। प्लांट बेसिक्स तो कहाँ पे थे हम? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मोनोकोट और डाइकोट में क्या होता है, उनकी लीफ के स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है। उनकी सीड्स को देख के बता सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह के पौधे होते हैं, मोनोकोट क्या होते हैं, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, डाइकोट क्या होते हैं, लंबे पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है और वुडी होते हैं। मोनोकोट की स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और उसके एग्जाम्पल्स करे थे हमने, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो मोनोकोट और डाइकोट हैं उनमें किस तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं मोनोकोट प्लांट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मोनोकोट प्लांट्स में कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है, ठीक है। और जो डाइकोट प्लांट्स हैं, डाइकोट प्लांट्स में प्राइमरी भी होती है प्लस सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक तो प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ तो सिर्फ होती है मोनोकोट प्लांट्स में, इनमें सेकेंडरी नहीं होती है। ये पढ़ेंगे हम आगे कि इनमें सेकेंडरी क्यों नहीं होती है। और डाइकोट में प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, ठीक है बेटा। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज formed permanent tissues। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होती है जिसके कारण परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। इट मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। और इस तरह की ग्रोथ जो प्लांट्स में होती है मोनोकोट्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से किसका बनना? परमानेंट टिश्यूज का बनना, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से थे? एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन से थे। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था परमानेंट टिश्यूज को, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और सिंपल वाले में कौन से थे? पैरेन्काइमा, देन कॉलेनकाइमा एंड थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 थे सिंपल वाले में। और कॉम्प्लेक्स वाले में कौन से थे? 2 थे। कौन से? जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। तो इट मीन्स कि मोनोकोट प्लांट्स में जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ये सभी टिश्यूज बनते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ इन मोनोकोट प्लांट्स। और ये जो जाइलम और फ्लोएम बने ये भी यहाँ पर क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कहलाएंगे। प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी। यही ग्रोथ सेकेंडरी यानी कि जो डाइकोट प्लांट्स हैं
उनमें भी होती है। यही सेम ग्रोथ होती है डाइकोट प्लांट्स में, क्योंकि डाइकोट में प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। तो प्राइमरी तो दोनों में कॉमन ही है, लेकिन मोनोकोट में सिर्फ प्राइमरी होती है। तो यही प्राइमरी किसमें होगी? डाइकोट प्लांट्स में भी होगी, जिसमें क्या बनेंगे? यही टिश्यूज बनेंगे, यही प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनेंगे। लेकिन डाइकोट में आगे, इस ग्रोथ के आगे एक और ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमने वो पढ़ना है कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, और उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, साथ साथ समझाऊंगी, उसी के थ्रू हम समझ पाएंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट प्लांट्स में क्यों होती है, कैसे होती है और क्या फायदा होता है, और मोनोकोट्स में क्यों नहीं होती है। ठीक है, वो एक बार मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतने में आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब एक डायग्राम है जो स्टेम का है। ठीक है, तो वो भी स्टेम का कैसे है? जैसे हम एक स्टेम ले लें, जैसे मान लीजिए एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर की हमने क्या ले ली? एक स्टेम ले ली। ये मान के चलिए ये सनफ्लावर की स्टेम है। अगर इस स्टेम को हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, इस तरीके से, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कट करना। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स कट करना, एक होता है इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो दो तरीके से हम स्टेम को कट कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनली भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल, और ट्रांसवर्सली भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब हमने क्या करा है, एक अगर हम स्टेम लें सनफ्लावर की, जिसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है वो, ठीक है, उसको हमने कट करा ट्रांसवर्सली, ऐसे पतले पतले स्लाइसिस की तरह। जैसे हमने अनियन पील एक्टिविटी में उसकी आउटर मेम्ब्रेन उतारी थी, बिल्कुल बारीक सी, ठीक है, थिनर मेम्ब्रेन, ऐसे ही इस स्टेम की भी पतली पतली स्लाइसेस करनी है, ऐसे ट्रांसवर्सली। ठीक है, अब उस स्लाइस को, जो भी हमने इस स्टेम की स्लाइस को लिया, उसको स्टेन करना है। जैसे हमने अनियन पील एक्टिविटी में पढ़ा था कि क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद उसको स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पे स्टेन डालेंगे और फिर कवर स्लिप लगा देंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ठीक है, फिर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे अब उस स्टेम के अंदर क्या दिखाई देगा? हमें उस स्टेम के अंदर परमानेंट टिश्यूज दिखाई देंगे, क्योंकि जो स्टेम बनी वो किसके कारण बनी? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण बनी ना। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण स्टेम बड़ी हुई, तो उस स्टेम में कौन से टिश्यूज बने? उस स्टेम में परमानेंट टिश्यूज बने। तो अब हमने वही पढ़ना है कि उस स्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थ्रू जो परमानेंट टिश्यूज बने वो कैसे बने, कितनी लेयर्स में बने, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स मीन्स इस तरीके से काटा हुआ, ऐसे, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, जो अंडर द माइक्रोस्कोप हम देखते हैं। ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही आपको दिखाई देगा, नेकेड आई से आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो जो सबसे पहली स्टेम के ऊपर जो सबसे पहली लेयर होती है, दैट इज क्यूटिकल। उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। और ये किससे बनी हुई है? ये वैक्सी लेयर होती है। स्टेम के ऊपर ये एक वैक्सी लेयर होती है। क्यों? इसका क्या रोल है? ये प्लांट में से, पौधे में से ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस पौधे में रहे और पौधा ग्रो कर पाए। ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि पानी में से पानी का पौधे में से पानी का इवेपोरेट हो जाना। ठीक है, होता है ना, एक पौधे में से, लीव्स में से, स्टेम में से पानी इवेपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं और वो ज़रूरी है। अगर ट्रांसपिरेशन होगा तभी नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, इसलिए ट्रांसपिरेशन होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही वाटर लॉस्ट हो जाए एक प्लांट के अंदर और उसकी ग्रोथ रुक जाए। तो उसके लिए प्लांट के अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। प्लांट के अंदर खुद ही ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देती हैं। तो ऐसे ही स्टेम के अंदर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? क्यूटिकल, जिसको हम वैक्सी लेयर भी बोलते हैं, जो ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस कर देती है, ताकि ज़्यादा पानी बाहर इवेपोरेट ना हो पाए। ठीक है, देन इसी क्यूटिकल लेयर के ऊपर एक ये होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम मीन्स स्टेम हेयर्स। स्टेम के भी हेयर्स होते हैं।
ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल होता है। रूट्स में भी हेयर होते हैं, स्टेम में भी हेयर होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो क्यूटिकल के ऊपर क्या होते हैं, स्टेम हेयर, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम। ठीक है, देन सेकेंड लेयर कौन सी होती है, फर्स्ट होगी क्यूटिकल, वैसे सभी में होती है क्यूटिकल, मोस्टली ट्रांसपीरेशन रेट को कम करने के लिए, और डेजर्ट प्लांट्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होती है इसकी वहाँ प्रेजेंट होती है। डेजर्ट यानी कि ऐसे प्लांट्स जहाँ पे सूखा पड़ता है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे क्यूटिकल ज़्यादा मिलेगी ताकि उन पौधों में से पानी कम बाहर निकले और वो पौधे जीवित रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेयर है जो हमारी, दैट इज एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सभी प्लांट्स में, ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सभी प्लांट्स में वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट इन ईच एंड एवरी ऑर्गन, स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑर्गन है ये, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस लेयर बनी, ये परमानेंट टिश्यू से बनी। कौन से परमानेंट टिश्यू से बनी, पैरेन्काइमा सेल से, पैरेन्काइमा टिश्यू से बनी हुई है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने पैरेन्काइमा टिश्यूज बनाए और पैरेन्काइमा टिश्यू से कौन सी लेयर बनी, उन्होंने इकट्ठे होकर कौन सी लेयर बना दी, एपिडर्मिस लेयर बना दी। ठीक है, एपिडर्मिस भी क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, और भी कई चीज़ें परफॉर्म करती है एपिडर्मिस, वो भी हम फर्दर जब डिटेल में परमानेंट टिश्यूज को पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पर बताऊंगी। देन नेक्स्ट जो लेयर होती है स्टेम के अंदर, दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कौन से परमानेंट टिश्यू से बनी हुई है, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो टिश्यू है दैट इज परमानेंट टिश्यू, इससे कौन सी लेयर बनी, हाइपोडर्मिस लेयर बनी। और क्यों बनी, क्योंकि जो कॉलेनकाइमा है वो क्या करता है, एक प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेम को, लीव्स को, फ्लावर्स को, इन सब को। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि देखिए सॉफ्ट स्टेम है, बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है तो वो टूट भी सकती है, वो इधर बेंड भी हो सकती है, बेंड होती है वैसे मोस्टली वो। ठीक है, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर की स्टेम जैसे ही रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है तो वो बेंड हो जाती है, लेकिन बेंड होने के बावजूद भी वो टूटती नहीं है। वो क्यों नहीं टूटती, क्योंकि उसके अंदर कॉलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देते। ऐसे ही कई लीव्स हैं जो हवा के झोंके से ऐसे, अगर ऐसी हैं तो ऐसे हो जाती हैं, तो उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो किसके कारण, क्योंकि उनके अंदर भी कौन से सेल्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं, कॉलेनकाइमा टिश्यूज हैं। तो कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्लांट के स्टेम को, लीव्स को, फ्लावर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और कौन सी लेयर बनाते हैं, स्टेम के अंदर। स्टेम के अंदर जो ये लेयर बनाएंगे दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है, कॉलेनकाइमा टिश्यू से बनी हुई है। देन थर्ड आता है हमारा दिस पार्ट, कॉर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मीन्स अ मास ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो कॉर्टेक्स है वो कौन से परमानेंट टिश्यू से बना हुआ है, वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ है। कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी लेयर आती है दैट इज एंडोडर्मिस, अंदर की तरफ। एंडो वर्ड का मतलब ही बाहर, अंदर की तरफ होता है कि अंदर की तरफ। ठीक है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, वो भी पैरेन्काइमा टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, इसका भी क्या काम है, अंदर की तरफ होके किसको प्रोटेक्ट करना, इस जाइलम और फ्लोएम को प्रोटेक्ट करना। जाइलम फ्लोएम है अंदर की तरफ, ये भी बताऊंगी मैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब एंडोडर्मिस के बाद क्या आता है, एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल। ये जो मैंने सेल्स बनाए हैं जो थिक हैं, साइड में इनकी जो वॉल्स हैं ये थिक बना रखी हैं, थिक वॉल्स होती हैं, और ये डेड सेल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि पेरिसाइकिल में जो मास ऑफ सेल्स होते हैं वो कौन से परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बने हुए हैं पेरिसाइकिल के सेल्स। ठीक है, किसके अंदर, स्टेम के अंदर। मैं स्टेम की बात कर रही हूँ। तो स्टेम में जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल में जो सेल्स हैं वो कौन से टिश्यू से बने हुए हैं,
स्क्लेरेनकाइमा से, और ये डेड टिश्यूज होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है? एक पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स कि वो एज इट इज इरेक्ट रहे, ऐसे ही वो इधर उधर गिरे और टूटे ना, ठीक है, उसको नीचे से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके टिश्यूज क्या होते हैं? सीमेंट की तरह हार्ड होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ ऐसा एक केमिकल होता है, वो हम जब स्क्लेरेनकाइमा डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि कौन सा केमिकल होता है और क्यों ये इसके टिश्यूज डेड होते हैं, ठीक है। तो पेरिसाइकिल में हमारे कौन से टिश्यूज होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू होता है। पेरिसाइकिल इस तरीके से होता है, यहाँ पूरा पेरिसाइकिल है, ये इस तरीके से राउंड में मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये पूरा कवर्ड होता है पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल के अंदर क्या होता है? पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। कौन से परमानेंट टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ। मेरा फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, P stands for phloem and X stand for xylem, ठीक है। फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। फ्लोएम तो थोड़ा सा बाहर की तरफ और जाइलम थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। और ये कौन से फ्लोएम जाइलम है? दीज आर प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। किसके थ्रू बने? प्राइमरी ग्रोथ के थ्रू। और प्राइमरी ग्रोथ किसके थ्रू हुई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थ्रू हुई। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बने? ये सभी परमानेंट टिश्यूज बने, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। ये प्राइमरी ग्रोथ है। अब जाइलम फ्लोएम बंडल्स के अंदर की तरफ भी एक मास ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। इन मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं पिथ, इसे बोलते हैं पिथ। तो पिथ के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी किससे बने हुए हैं? वो भी पेरेन्काइमा सेल से बने हुए हैं। यानी कि जो पिथ बनी हुई है ना, वो कौन से सेल से बनी हुई है? वो पेरेन्काइमा सेल से बनी हुई है। अब मोस्टली देखो पेरेन्काइमा सेल से दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं और ये फूड को स्टोर करके भी रखते हैं प्लांट बॉडी के लिए, कि जब प्लांट को फूड की जरूरत हो अपने ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए तो वो पेरेन्काइमा सेल से ले पाए। तो पेरेन्काइमा सेल्स आर ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है। एक ये भी फंक्शन है पेरेन्काइमा का। और उसके बाद ये आपको समझ आ गया, पिथ हो गया। अब एक सर्कल सा बना रखा है मैंने, दिस सर्कल ब्लैक कलर से जो है, दिस सर्कल और रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैम्बियम रिंग। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अब डाइकोट में पढ़ रहे हैं, ये किसकी स्टेम है? ये डाइकोट प्लांट की स्टेम है, ठीक है। और इसमें अब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। प्राइमरी से ही होती है सेकेंडरी आगे। अभी देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो जाइलम और फ्लोएम के बिल्कुल सेंटर में है, ऐसे है ना। यहाँ पे जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है और इसके बीच में ये रिंग है। तो इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैम्बियम रिंग। और अब ये कैम्बियम रिंग कहाँ से बनी, ठीक है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये क्यों बनी पहले ये सुनिए। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं वो वुडी होते हैं और उनकी हाइट बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, वो सभी क्या होते हैं? डाइकोट प्लांट्स होते हैं। अब एक चीज़ सोचने वाली है कि अगर वो उन पौधों की हाइट, डाइकोट की इतनी बड़ी बड़ी हाइट होती है, ठीक है, उनका डायमीटर इतना बड़ा होता है, तो उनको फूड और वाटर की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है। और फूड और वाटर कौन कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर फूड को कंडक्ट करता है फ्लोएम परमानेंट टिश्यू और वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है जाइलम परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, जाइलम जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेके पूरी प्लांट बॉडी में कंडक्ट करता है, लेके जाता है ईच एंड एवरी ऑर्गन तक, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है? लीव्स में जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, उससे वो पूरी बॉडी में उस फूड को लेके जाता है जहां जहां उस फूड की जरूरत होती है, जहां जहां ऑर्गन्स को ग्रो होना होता है। तो इट मीन जाइलम और फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, इनका काम है कंडक्शन का। तो अगर एक पौधे की हाइट बहुत बड़ी है, अगर वो ट्री है और उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें खाने की ज़रूरत यानी कि फूड की कंडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, उसकी नीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जाइलम और फ्लोएम भी क्या होने चाहिए? वहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए।
तो प्राइमरी ग्रोथ में जो जाइलम और फ्लोएम बनते हैं वो थोड़े कम बनते हैं, जिसको हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होते ही वो जाइलम फ्लोएम का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे की हाइट बढ़ रही है, पौधा बड़ा हो रहा है, तो उसको वाटर और फूड ज़्यादा चाहिए, तो जाइलम फ्लोएम को भी ज़्यादा होना पड़ेगा। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट प्लांट्स में। ठीक है, एक रिंग है। अब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट था? फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड करिए। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्रेजेंट था ना यहाँ पर। अब वो क्या करेगा, इन सेल्स के अंदर फर्दर सेल डिवीजन करवाना शुरू करेगा। किसमें? इस कैम्बियम रिंग में। इस कैम्बियम रिंग के सेल्स में क्या करवाएगा? सेल डिवीजन करवाना शुरू कर देगा। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके कारण क्या बनेंगे? ये जाइलम फ्लोएम और ज्यादा बनने लग जाएंगे। इन जाइलम फ्लोएम का रेशो और ज्यादा हो जाएगा और जो प्लांट का डायमीटर है यानी कि जो गर्थ है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमने यही पढ़ा था कि ये क्या है, जाइलम फ्लोएम बंडल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम जो बंडल्स बढ़ रहे हैं वो किसके कारण बढ़ रहे हैं? वो इस कैम्बियम रिंग में क्या हो रही है? सेल डिवीजन हो रही है। ये जो कैम्बियम रिंग के सेल्स हैं इनके अंदर क्या हो रही है? सेल डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो इस कैम्बियम रिंग को हम और क्या बोलते हैं? इस कैम्बियम रिंग का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड vascular cambium. Cambium ring is also called vascular cambium. ठीक है बेटा, vascular cambium. अब इसे vascular cambium क्यों बोला जाता है और इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है ये पढ़ना है हमें। जो कैम्बियम रिंग है वो कहाँ से बनी? वो बनी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो सेल्स थे, यानी कि इनके जो सेल्स हैं इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो फर्स्ट प्राइमरी ग्रोथ में बने थे, उन्हीं के सेल्स क्या होते हैं? इन दोनों के बीच में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के सेल्स, ठीक है, किसके सेल्स? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स ही सेंटर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर इस सेंटर में द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और फिर ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में सेल डिवीजन करवाता है, जिससे क्या चीज बढ़ती है? जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। और ये बढ़ेंगे तो वुडी ट्रीज को, यानी कि जो बड़े बड़े लॉन्ग ट्रीज हैं उन्हीं को फायदा है, क्योंकि उनको ज़्यादा फूड और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फूड और मिनरल्स का कंडक्शन होगा और इसी कारण से इनको वैस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को, कैम्बियम रिंग को हम और क्या बोलते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम क्यों? क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के सेल से ही बना हुआ है। ये रिंग जो बनी हुई है, इस रिंग के जो सेल्स बने हैं वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के सेल से ही बने हुए हैं। और जाइलम फ्लोएम को ही हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज। इसलिए इस रिंग का नाम क्या पड़ा? वैस्कुलर कैम्बियम। और यहाँ पे कौन सेल डिवीजन करवाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? तो एक तो ये हो गया कि इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम बंडल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब जो जाइलम फ्लोएम बंडल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा। वो प्रेशर कहाँ लगेगा? इन ऊपर वाले सेल्स पे प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जाइलम फ्लोएम बंडल्स बढ़ने की वजह से किसके कारण बढ़ रहे हैं? वैस्कुलर कैम्बियम में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ रहे हैं। तो प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, वो प्रेशर ऊपर वाले सेल्स पे लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो एपिडर्मिस, ये वाली जो लेयर है, इसके सेल्स और जो ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, एपिडर्मिस, सॉरी ये वाली नहीं है, ये तो कॉलेनकाइमा है, ये दिस वन, ये जो एपिडर्मिस लेयर है ये है एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस लेयर के सेल्स हैं और जो ये कॉलेनकाइमा से नीचे वाली जो लेयर है दैट इज कॉर्टेक्स, इसके जो सेल्स हैं दोनों ही पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये सेल्स क्या होने लग जाएंगे? टूटने लग जाएंगे, यानी कि रप्चर होने लग जाएंगे इसके प्रेशर की वजह से। इसके प्रेशर की वजह से एपिडर्मिस के सेल्स और कॉर्टेक्स के सेल्स टूटने लग जाएंगे।
तो वो फर्दर और आगे ना टूटें, उनको कोई नुकसान ना हो, तो उसी टाइम एक और कवरिंग, एक और कैम्बियम बनता है, यहाँ कॉर्टेक्स में बनता है वो कैम्बियम, ठीक है, इस कॉर्टेक्स में कैम्बियम बनता है, और उस कैम्बियम का क्या नाम है, दैट कैम्बियम इज कॉल्ड कॉक कैम्बियम। उस कैम्बियम को बोलते हैं कॉक कैम्बियम, ठीक है। कहाँ बना वो, इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में बना। और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से एपिडर्मिस लेयर के सेल्स और कॉर्टेक्स के सेल्स रप्चर हो रहे थे, तो उनको और फर्दर रप्चर ना हो उनके अंदर, उनको बचाने के लिए उसी टाइम एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, एक कवरिंग, दैट इज कॉल्ड कोक कैम्बियम। वो कहाँ बनती है, कॉर्टेक्स से बनती, कॉर्टेक्स में बनती है। तो किससे बनी, कॉर्टेक्स के सेल से ही बनी, ठीक है। और अब उस कैम्बियम में भी सेल डिवीजन होगी, और वो सेल डिवीजन किसके कारण, क्योंकि यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टम। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि लेटरल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, सब जगह लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसका काम क्या है, जाइलम और फ्लोएम को इंक्रीज करवाना और डायमीटर यानी कि गर्थ को इंक्रीज करवाना किसी भी ऑर्गन के। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टम। वो क्या कर रहा है, कॉक कैम्बियम में सेल डिवीजन करवा रहा है। अब जो कॉक कैम्बियम में सेल डिवीजन हो रही है, तो इसकी सेल डिवीजन से अब क्या चीज बनेगी, इसकी सेल डिवीजन से अब बनेगा कॉक, एक और लेयर कॉक बनेगी बाहर की साइड, इन सब टिश्यूज के, इन सब सेल्स के बाहर की साइड कॉक बनेगी, सबसे बाहर की तरफ। तो एक्चुअल में ये बनी कैसे, अब हमने यही पढ़ना है कि कॉक कैसे बनी। इतना तो मैंने बता दिया कि ये सेल्स टूट रहे थे, कौन से, एपिडर्मिस वाले और कॉर्टेक्स वाले, इनको और टूटने से बचाने के लिए एक और कैम्बियम बनता है कॉर्टेक्स के अंदर, दैट इज कॉक कैम्बियम, ठीक है। और उसमें भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन करवाता है, जिसकी वजह से एक और लेयर बनती है, दैट इज कॉक। थोड़ा सा कॉक के बारे में और सुन लीजिए कि जो कॉक है वो क्या करता है, वो एक तरह से वुडी कर देता है स्टेम को, ठीक है, हार्ड कर देता है। कैसे, क्योंकि कॉक के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डेड होते हैं। उनमें एक केमिकल होता है सुब्रिन, ठीक है। कौन सा केमिकल होता है उनमें, सुब्रिन केमिकल होता है उनके अंदर, सुब्रिन। तो ये सुब्रिन सीमेंट की तरह हार्ड होता है, ना किसी चीज को अंदर आने देता है, ना किसी चीज को बाहर जाने देता है। तो सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो कॉक लेयर बनने की वजह से जो ये टिश्यूज हैं, जो ये प्लांट है, जो ट्री है, वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। किससे, एक तो उसमें से वाटर लॉस नहीं हो पाता है कॉक की बनने की वजह से, ठीक है, वाटर लॉस नहीं होगा। दूसरा, हाई टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, हीट से भी ये बचाव करेगा। इट मीन्स कॉक क्या कर रहा है, उसको हीट से बचा रहा है और वाटर लॉस होने से बचा रहा है, ठीक है। और वो कैसे, क्योंकि इसके टिश्यूज क्या होते हैं, डेड। और क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है, दैट इज कॉल्ड सुब्रिन, जो एक सीमेंट की तरह हार्ड होता है। इट मीन्स कॉक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉक एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है ट्री के ऊपर डाइकोट्स में, जो उनको प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस और हाई हीट से, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। अब थोड़ा सा हम और कॉक के बारे में पढ़ेंगे कि कॉक जो फॉर्म हुई वो किस तरीके से फॉर्म हुई। थोड़ा सा यहाँ पर है, आपके एनसीईआरटी में भी है, और ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। ये एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी 6.2 है, जिसके अंदर ये बहुत सारी लेयर्स बता रखी हैं, और इसमें ये भी बता रखा है कि कॉक कहाँ पर होता है, कैम्बियम रिंग कहाँ होती है, ये सब बता रखा है। लेकिन थोड़ा वो डीप में नहीं है, उसको डीप में मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, ताकि आपको ईजिली वो एक्टिविटी समझ में आ जाए। वो पेज नंबर 70 पे है, एंड दैट इज एक्टिविटी 6.2, ठीक है। चैप्टर टिश्यू, पेज नंबर 70, एक्टिविटी 6.2। वो आप ज़रूर करिएगा, इसको समझने के बाद वो ईजिली आपसे हो जाएगी। तो चलिए ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि ये जो कॉक बना वो किस तरीके से बना। तो देखिए बेटा, अब ये कॉक कैसे बना, मैंने बताया कि जो कॉक कैम्बियम है वो कॉर्टेक्स में ही बन जाता है, ठीक है। जैसे ही वो रप्चर होने लगते हैं एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के सेल्स, तो उसी टाइम में कवरिंग सी बनने लग जाती है कॉर्टेक्स के अंदर। ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के आसपास एक कवरिंग सी बन गई, दैट इज कॉल्ड कॉक कैम्बियम। अब इस कॉक कैम्बियम में लेटरल मेरिस्टेम, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सेल डिवीजन करवाना शुरू कर देगी, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगी, इस कॉक कैम्बियम के सेल्स में सेल डिवीजन करवाना शुरू कर देगी, जिसके कारण अब
बाहर की तरफ इनमें जो सेल डिवीजन होंगे, कुछ सेल्स बनेंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे तो ये इस रेक्टेंगुलर सेल्स बनेंगे इस तरह से। ये बाहर की तरफ सेल्स जा रहे हैं आफ्टर सेल डिवीजन, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं जो बाहर की तरफ गए, दिस इज कॉल्ड कॉक। इसे क्या बोला गया? कॉक। और इन्हीं जो कॉक कैम्बियम है, इसमें जब सेल डिवीजन हुई तो कुछ सेल्स बाहर जाएंगे, कुछ सेल्स अंदर की तरफ आएंगे, और जो सेल्स अंदर की तरफ आएंगे उन्हें बोलते हैं हम लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स, वैसे इनका नाम होता है लेकिन आपके 9th में इनका नेम नहीं है, ये +1 में आता है कि जो अंदर वाले सेल्स हैं उसकी जो लेयर बनेगी उसका नेम क्या है, तो वो हमने यहाँ नहीं पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो सिर्फ मैं कॉमन उनके बता रही हूँ कि सेल्स कौन से होंगे, लिविंग सेल्स। नेम्स नहीं बता रही यहाँ पे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो जो ये यहाँ पर अंदर की तरफ सेल्स बने वो बने लिविंग, और जो बाहर की तरफ रेक्टेंगुलर बने वो थे डेड, और उनका नाम क्या था? कॉक। अब वो डेड क्यों थे? क्योंकि इनके अंदर क्या है? सुब्रिन। इन सेल्स के अंदर क्या है? सुब्रिन है, जो सीमेंट की तरह क्या होती है? हार्ड। सीमेंट की तरह हार्ड होती है, ठीक है, जिसके कारण जो कॉक के सेल्स हैं वो डेड कहलाते हैं। और कॉक का मैंने फंक्शन भी बता दिया कि प्रोटेक्शन का काम करती है, कि जो पानी है ट्री के अंदर उसको कम लॉस होने देगी, बाहर कम जाने देगी। दूसरा, हीट से भी उस प्लांट को, ट्री को बचाएगी। तीसरा, और क्या काम करेगी? जो स्टेम है उसको वुडी बनाएगी, उसको हार्ड कर देगी। वो किसके कारण? क्योंकि इसके अंदर क्या है? सुब्रिन। ये डेपोजिशन होने लग जाएगी उस स्टेम के ऊपर, तो वो जो स्टेम है वो वुडी होने लग जाएगी, ठीक है। मेक्स द स्टेम वुडी। कॉक क्या कर रही है? मेक्स द स्टेम वुडी, ठीक है। तो ये सब किसके कारण हुआ? ये सब हुआ जब वेस्कुलर कैम्बियम में सेल डिवीजन हुई, और जब क्या बने फर्दर और आगे जाइलम और फ्लोएम बने। तो अब जो दूसरी बार जाइलम फ्लोएम बने उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ये जब बने तो उसका जो डायमीटर था, जो गर्थ था, वो क्या होने लग गया? इंक्रीज होने लग गया, ठीक है। ये बताया था लेटरल मेरिस्टेमेटिक जब यहाँ पे सेल डिवीजन करेगा तो डायमीटर स्टेम का क्या होने लग जाएगा? गर्थ इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्दर और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, उनको स्पेस चाहिए आने के लिए। तो जैसे ही डायमीटर इंक्रीज होगा, फर्दर ऊपर वाले सेल्स पे क्या जाएगा? प्रेशर जाएगा। प्रेशर होने की वजह से जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसके ऊपर क्यूटिकल होता है, वो वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके जो सेल्स हैं वो रप्चर होने लग जाएंगे। प्लस जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो भी क्या है? पेरेन्काइमा, वो भी रप्चर होने लग जाएंगे। तो उनको और रप्चर होने से बचाने के लिए कवरिंग बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉक कैम्बियम। कॉर्टेक्स में ही बनती है, और इस कैम्बियम कॉक कैम्बियम में भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल डिवीजन होती है। तो दो तरह की लेयर्स बनती है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर वाली रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉक बोलते हैं, और डेड सेल्स क्योंकि इनके अंदर सुब्रिन होता है, सीमेंट की तरह हार्ड होता है, जिसके कारण जो स्टेम है वो वुडी होने लग जाती है, हार्ड होने लग जाती है, ठीक है। और अंदर की तरफ भी बनते हैं, दैट इज लिविंग सेल्स। ये फूड को स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है। जो अंदर की तरफ सेल्स बनते हैं उनको हम लिविंग सेल्स बोलते हैं। अब कुछ टाइम बाद इस कॉक के ऊपर एक और लेयर आ जाती है, इस कॉक के ऊपर एक और लेयर की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, और वो कौन सी लेयर होती है? दैट इज कॉल्ड बार्क, ठीक है। कॉक के ऊपर एक और लेयर की डेपोजिशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बार्क। वो पेड़ की छाल जो होती है उसको हम बोलते हैं बार्क, ठीक है। बार्क का भी क्या फंक्शन है? ये भी एक तो प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को किसी इंसेक्ट से, फंगस से, पैरासाइट्स से, ठीक है। दूसरा और क्या करती है? तो एक तो दोनों में कॉमन हो गया कि दोनों ही प्रोटेक्ट करती हैं। ये इंसेक्ट से, फंगस और पैरासाइट्स हो गए, उनसे प्रोटेक्ट करेगी बार्क, ठीक है। और जो कॉक है उसके सेल्स डेड होते हैं, वो क्या करेगी? वाटर लॉस होने से बचाएगी और हीट से बचाएगी एक ट्री को। लेकिन डिफरेंस क्या है कॉक और बार्क में? अब जो कॉक होती है उसमें टोटली ही सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। लेकिन जो बार्क होती है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। एक तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सबसे बाहर वाली, और ये बनी किससे? बार्क इज मेड अप ऑफ कॉक। एक तो वो किससे बनी? कॉक से बनी। प्लस इसके अंदर और क्या क्या आता है? कॉक कैम्बियम। तो बार्क में कॉक कैम्बियम भी आता है ये, और बार्क में क्या आता है? लिविंग सेल्स भी आते हैं, लिविंग सेल्स। एंड
जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो भी किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ बार्क। सबसे आउटर मोस्ट लेयर में ये चीजें होती हैं। क्या क्या होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर बार्क के अंदर? कॉक होता है, कॉक कैम्बियम, लिविंग सेल्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब होता है। कॉक होता है, कॉक कैम्बियम होता है, लिविंग सेल्स होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम होता है। इट मीन्स बार्क में कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो लिविंग होते हैं, लेकिन कॉक में सभी सेल्स क्या होते हैं? डेड। तो ये एक डिफरेंस हो गया बार्क और कॉक में। दूसरा, जो बार्क है वो आउटर मोस्ट होती है और जो कॉक है वो बार्क के नीचे होती है। ठीक है, बार्क के नीचे वाली लेयर को हम कॉक कहते हैं और सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, तीसरा, बार्क जो है वो भी प्रोटेक्ट करवाती है फंगस से, पेस्टिसाइड से। कॉक भी प्रोटेक्शन का काम करती है, दोनों का। लेकिन बार्क साथ में और क्या करती है? फूड को स्टोर भी। बार्क में और क्या हो सकता है? फूड स्टोर भी हो सकता है। फूड स्टोरेज का काम भी करती है प्लांट के लिए, फूड को स्टोर करके रखना, प्लस फूड को ट्रांसलोकेट भी करवाती है। फूड ट्रांसलोकेशन मीन्स फूड को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना। ठीक है, वो भी किसके कारण होता है? बार्क के कारण। क्यों? क्योंकि बार्क में क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम का क्या काम होता है? फूड को कंडक्ट करवाना। तो इसके कारण फूड कंडक्ट होता है, ट्रांसलोकेट होता है। अब बार्क में लिविंग सेल्स भी हैं, तो लिविंग सेल्स का क्या काम है? फूड को स्टोर करके रखना। तो इसलिए बार्क में फूड भी स्टोर होता है। तो फूड ट्रांसलोकेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, फूड स्टोर भी होता है, प्लस जो बार्क है वो प्रोटेक्शन का काम भी करती है। तो बार्क प्रोटेक्शन का काम भी करती है। लेकिन कॉक क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके सभी सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। किसके कारण? सुब्रिन की डेपोजिशन के कारण। और जो कॉक है वो अंडर द बार्क होती है और बार्क आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, कॉक जो बनी वो कॉक कैम्बियम से बनी और बार्क जो बना वो किससे बना? कॉक से बना। ठीक है, और किस किस से बना? कॉक कैम्बियम से, लिविंग सेल से और सेकेंडरी फ्लोएम से बना। तो ये डिफरेंसेस हैं कॉक और बार्क में। तो इतना समझ में आ गया बेटा? दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। तो देखो, एक लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या हुआ? वेस्कुलर कैम्बियम बना, जाइलम फ्लोएम सेकेंडरी और बने, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बने। और उसी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से कॉक बना, ताकि वो जो लकड़ी है वो हार्ड हो जाए, वुडी हो जाए। क्योंकि वो ट्रीज जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसकी लकड़ी को यानी कि उसकी जो स्टेम है उसको बहुत मजबूत होना पड़ता है। ठीक है, एक सपोर्ट पहुंचाने के लिए कि वो एज इट इज रहे। तीसरा, उनके अंदर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज भी होते हैं जो अंदर से उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कॉक देखो उनको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट भी कर रही है। एक ये भी फायदा हो गया इतने बड़े बड़े ट्रीज को। और बार्क भी वही काम कर रही है, प्लस और भी काम कर रही है, फूड को भी स्टोर कर रही है और फूड को ट्रांसलोकेट भी करवा रही है। तो ये सब डाइकोट्स में होता है। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, अगर आपके माइंड में आ रहा हो, कि अगर ट्रीज में कॉक है और डेड टिश्यूज है, डेड टिश्यूज का मतलब है कि कोई भी चीज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा पाएगी, तो उस केस में जो ट्रीज हैं वो कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे? तो ट्रीज में रेस्पिरेशन कैसे होगी? तो रेस्पिरेशन कैसे होगी? हाउ? क्योंकि कॉक है, कॉक ना तो किसी चीज को अंदर जाने दे रहा है ना अंदर से बाहर जाने दे रहा है। तो ये होगी कि ट्रीज में क्या होता है? बार्क के बिल्कुल साइड में, ये जो बार्क है ना, बार्क के बिल्कुल साइड में पोर्स होते हैं। ठीक है, ट्री में बार्क की साइड में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं। उन पोर्स को क्या बोला जाता है? उन पोर्स को बोलते हैं लेंटिसल्स। दैट पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसल्स। ठीक है, तो अब जो गैसियस एक्सचेंज होगा, अब जो रेस्पिरेशन होगा, कहाँ? बाहर से अंदर ट्री में और ट्री से बाहर, वो किसके थ्रू होगा? वो इन लेंटिसल्स के थ्रू होगा। अगर ये लेंटिसल्स ना होते तो कॉक तो किसी चीज को अंदर नहीं जाने दे रहा, ना ही बाहर जाने दे रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे पोर्स हैं बार्क के बिल्कुल साइड में, जिनको हम लेंटिसल्स बोलते हैं। और बड़े बड़े ट्रीज में, पेड़ों में रेस्पिरेशन इनके थ्रू होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लेंटिसल्स के थ्रू होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा पूछा जाता है। आगे बेटा इतना समझ में? तो ये सब आपका अब कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी में एक्टिविटी 6.2 है, ये उससे रिलेटेड है, जिसमें आपने क्या क्या कवर कर लिया आज। एक तो आपने
मोनोकोट डाइकोट में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ कवर कर ली, इनके परमानेंट टिश्यूज़ की लेयर्स देख ली कि कौन कौन सी लेयर में कौन सा टिश्यू होता है और हर किसी का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से डाइकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वेस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनते हैं और कॉक कैसे बनता है, ठीक है, और कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एक स्टेम में जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी 6.2 कॉक, जो एक अलग से टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में। तो कॉक वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कॉक भी दे रखा है एक पैराग्राफ में कॉक के बारे में, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर फर्दर हम आगे करेंगे। अब इसमें एक एपिडर्मिस लेयर के बारे में भी पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा एपिडर्मिस लेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो डिटेल है। फिर हम आगे कौन सी टिश्यू स्टार्ट करेंगे, सिंपल परमानेंट। फिर हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा इतना ही है। और एक चीज़ और, जिसने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे, इस लेक्चर से जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि ये लिंक है एक दूसरे से वीडियोस, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में 2 बॉक्स आएंगे, आइकन्स आएंगे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो 2 वीडियोस भी वहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इस वीडियो के बीच में ही स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक आई बटन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ भी वो प्रीवियसली 2 वीडियोस ओपन हो जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हो। तो इकट्ठे आप तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू।